हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। हम लोग अपने चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण MCQs को भी सॉल्व कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान के सेशन भी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कुल 1000 प्रश्नों का सीरीज पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, यानी कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है, यह IAS रणजीत सर का प्रैक्टिस सेट है। उसी के पहले प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। बुक में उन्होंने कुल 20 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और पहले का पहला पार्ट यानी कि कुल 40 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा दिया। आगे के वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग आगे के कुल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पुष्पवर्तिका से। पुष्पवर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो TAB का टीका जो है, यह मियादी बुखार से हमारी बचाव करता है। मियादी बुखार से TAB का टीका बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी और कुछ याद रख लें। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो गोंद के कलफ का उपयोग रेशमी वस्त्रों में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, 12 स्वर होते हैं। यानी कि हिंदुस्तानी संगीत में कुल शुद्ध स्वर और कुल विकृत स्वर मिलाकर 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के लिए साथ किया जाता है? तो 4 ताल का प्रयोग जो है, यह ध्रुपद के साथ किया जाता है। यानी कि ध्रुपद गायकी के साथ 4 ताल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक कौन नहीं है? 3 हैं, बाकी एक जो है वो तबला वादक नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि रामदास शर्मा जो है, यह तबला वादक नहीं है। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा और पंडित किशन महाराज, ये तीनों ही तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। तो यह विचार किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? किसने कहा था कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? तो यह महत्वपूर्ण कथन जो है, यह विवेकानंद का है। यानी कि स्वामी विवेकानंद ने यह बात कही थी कि आज वर्तमान समय में भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैच की आवश्यकता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1952 में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारे ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, यानी कि यूजफुल लग रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट भी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अनुच्छेद के तहत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? कौन उसके सदस्य होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस का सदस्य जापान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जापान दक्षेस का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये तीनों ही दक्षेस के सदस्य हैं। दक्षेस के कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं वर्तमान में दक्षेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिक बीज की संतति है। केंद्रिक बीज की संतति क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रजनक बीज। केंद्रीय बीज की संतति प्रजनक बीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो यह स्थित है लखनऊ में। लखनऊ में केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौधा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। तो मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो माल्टा है। माल्टा का उपयोग हम लोग मार्मलेड बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, यानी कि शर्करा का प्रयोग जेली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यह इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो भारत में मजदूर आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, एन एम लोखंडे ने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग नहीं लिया था पूछ रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। फ्रेंड्स, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो यह 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 को हुआ था। ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। अब अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइबल योजना। बाइबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो बाइबल योजना जो है 1945 में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट है, 1945 में बाइबल योजना प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देते हैं चटगांव आर्मरी रेड इनमें से कौन संबंधित था? चटगांव आर्मरी रेड जो हुआ था उसमें कौन संबंधित था? तो उसमें संबंधित थे सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर ए राइट है, सूर्यसेन चटगांव आर्मरी रेड से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित है। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित था रंगून में, यानी कि रंगून में आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। कब किया था? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? पूछ रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो थे यह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया? तो क्रांतिकारियों का संगठन जो था अभिनव भारत, इसका संगठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि जल प्रदूषण इसकी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे। जल प्रदूषण अगर जो गति से बढ़ रहा है ऐसा ही बढ़ता रहा तो जलीय जीव के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कमी हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। तो सरकार की बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। यही बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सरकार का। अगला है कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जानते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को हम लोग पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है। तो मैदानों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का महत्वपूर्ण प्रतिशत क्या होगा? तो 33%। 33% यहाँ राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा एजी टांसले। एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली को दिया था। कब दिया था? तो 1935 में पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना इन्होंने दी थी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। कथन ए कहता है कि दिल्ली प्रशासन पत्तियों को जलाने पर रोक लगाने जा रहा है। यह घोषणा तब की गई जब शासन के कुछ क्षेत्रों को यातायात मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। और कारण आर कहता है कि दिल्ली में वाहन निकास से उत्पन्न प्रदूषण से अधिक पत्तियों को जलाने से होता है। तो क्या दोनों कथन सही है या कोई एक सही है? कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
सी होगा, यानी कि कथन ए सही है परंतु आर गलत कथन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन समपरिस्थितिकी के लिए सही है। समपरिस्थितिकी के लिए कौन सा कथन इसमें से सही है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो बी है। यह जैव समुदायों को जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। समपरिस्थितिकी क्या है, तो यह जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को समपारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कथन ये कहता है कि सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और कारण आर कहता है कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। तो कौन सा कथन इसमें से सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, दोनों कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। पारिस्थितिकी के जनक है। पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अर्नेस्ट हैकेल पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकेल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। आनुवांशिक विभिन्नता के जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो यहाँ आहार श्रृंखला के प्रदूषण के स्तर को क्रम में लगाना है कि पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा, सही क्रम दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। पहले जल पादप, घोंघा और मछली, उसके बाद पक्षी आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित किया गया। तो किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया गया था। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगरा में गैस आधारित प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र है जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामुद्रिक क्षेत्र। सामुद्रिक क्षेत्र जो है यह पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र को घेरे हुए है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने कुल 45 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। जीके से इतने ही क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से दिए गए हैं सेट में। तो फ्रेंड्स आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा, और यदि आपको एग्जाम्स के दृष्टिकोण से यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।